पास ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में दी गई है, उस डेफिनेशन को हम ज़रा अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्चुअली में कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का क्या मतलब है। मैंने आपको पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन करवा दी थी और एक एग्जांपल लेके बता दी थी, लेकिन एक डेफिनेशन के थ्रू अगर हम समझें तो उसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं क्या होता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। इसमें था लेट m बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, m जो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, मॉड्यूल m। A set a1, a2, so on ak of integers is called a complete residue system under modulo m। ठीक है, ये जो सेट होगा हमारे पास इंटीजर्स का, जैसे हमने रेजिड्यू सिस्टम में ये एक सेट निकालना है ना, जैसे Z4 का रेजिड्यू क्लासेस ये थी, एक पूरा सेट बन जाता है ना सेट की फॉर्म में, तो उसी का सेट दिया है कि ये एक सेट जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कब होगा। यहाँ पे तो हमने एक रेजिड्यू क्लासेस निकाल ली जो कि हमने इसको सेट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो इस सेट को, इस रेजिड्यू क्लास को हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कब बोलेंगे, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। और वो क्या है, ai इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू aj मोड्यूलो m फॉर ईच i इज़ नॉट इक्वल टू g। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास एक ये सेट है, ठीक है, अंडर मॉड्यूलो 5, ठीक है ना, इंटीजर अंडर मॉड्यूलो 5। तो हमारे पास क्या बनते हैं एलिमेंट्स, इसके अंदर क्या आने चाहिए, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। इसका मतलब, इस सेट का मतलब ये, मैंने आपको सेट निकालना तो सिखा दिया है कैसे निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सारे इसके जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है ना, Z5 के जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है उसका सेट होता है ये, कि मीन्स के जो रिमाइंडर है कभी भी इस डिवाइडर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या थी, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ठीक है ना। तो ये जो b है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ये रिमाइंडर कभी भी अपने डिवाइडर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मॉड्यूलो हमने 5 लिया है इस केस में, तो ये कभी भी 5 से हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा m-1 ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब इस सेट को हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कब बोलेंगे, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। पहली कंडीशन क्या है, ai इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू aj मोड्यूलो m, मीन्स के इस सेट के दो एलिमेंट्स कभी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है ना। इस सेट के दो एलिमेंट्स आपस में कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 0 और 1 ले लेती हूँ, ठीक है, मॉड्यूलो, और हमारे पास क्या है, मॉड्यूलो 5। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं, 5 डिवाइड्स 1 माइनस 0, जाहिर बात है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेके चेक कर ले, 1 को मैंने 2 के साथ चेक कर लिया है, तो 2 मॉड्यूलो 5 जो कि आता है 5 डिवाइड्स 1 माइनस 2, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि इसकी दोनों जो एलिमेंट्स हैं इस सेट का, जो हर एलिमेंट है आपस में एक कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये केस हो सकता है दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो, लेकिन एक एलिमेंट अपने के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे 3 ले लेते हैं, 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 5 डिवाइड 0 हो जाएगा ना, 3 माइनस 3, तो ये पॉसिबल होगा। लेकिन दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर ईच इंटीजर n देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ai सच दैट n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ai मॉड्यूलो m। इसका मतलब है कि एक इंटीजर, कोई भी हम इंटीजर ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं वो इस सेट में ही हो, इस सेट के अलावा, इस सेट से बाहर 5 6 7 22 23 माइनस में ले लें, कोई भी हम इंटीजर ले लें, ठीक है ना। इस सेट के अलावा हम कोई भी इंटीजर ले लें, वो इस सेट के एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी हम मैं यहाँ पे सपोज करती हूँ, मैं एक इंटीजर ले लेती हूँ, अगर मैंने 6 ले लिया, अब मैं इसको किसी भी एलिमेंट के साथ चेक करती हूँ कि वो एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये मैंने 6 लिया, इसको मैंने चेक किया 2 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म बनी है 5 डिवाइड 6 माइनस 2, जो कि इक्वल है 5 डिवाइड्स 4। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं चलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ही सॉरी ऐसी ली थी, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं इसको मॉड्यूलो क्या कर देती हूँ, ऐसे एग्जांपल लेती हूँ जिसमें ये पॉसिबल है, फिर आपको समझ आएगी। देखिए मैंने ये ले लिया, ठीक है,
ये 6 का मतलब है कि अंडर मॉड्यूलो 6। अब मैं कोई भी एक एलिमेंट लेती हूँ जो कि इस सेट से बाहर है। n मैंने ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, ठीक है। अब 7 को मैंने चेक करना है क्या वो किसी भी एक एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट है। उसको मैं 1 के साथ चेक करूँ तो अंडर मॉड्यूलो क्या है हमारे पास 6 है। अब मैंने चेक किया 6 डिवाइड्स 7 माइनस 1 जो कि आ गया 6 डिवाइड 6, तो मीन्स कि ये एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट है। मैं कोई एक और एलिमेंट ले लेती हूँ, एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 12 ले लेती हूँ, ठीक है। 12 को मैं चेक कर लेती हूँ 0 के साथ। जब 0 के साथ मैंने चेक किया तो मेरे पास आया मॉड्यूलो 6। मेरे पास ये कंडीशन बन गई, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये केस हो गया। इसका मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिया था, ठीक है। इस टर्म का मतलब है कि कोई जो हम इंटीजर कोई भी एक इंडिपेंडेंट हम इंटीजर लेते हैं, वो इस सेट में से कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होना चाहिए जिसके साथ वो कॉन्ग्रुएंट हो। ज़रूरी नहीं कि वो एलिमेंट वो जो एलिमेंट हमने लिए इसके इस सेट के हर एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी एक के साथ लाजमी होना चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे 7 लिया, वो 1 के साथ तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मैं 7 को 5 के साथ करके देखूँ, देखिए ना 7 को मैं चेक करती हूँ क्या ये 5 के साथ है कि नहीं। अंडर मॉड्यूलो 6 तो मेरे पास आता है 6 डिवाइड्स 2 आता है, तो ये ऐसे केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये 1 के साथ तो है ना किसी एक एलिमेंट के साथ वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे वो क्या है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है। और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जैसे ये है, तो ये इसके अलावा हम कोई और भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है। और हमने अगर चेक करना हो कि ये सिस्टम कंप्लीट रेजिड्यू है कि नहीं, तो हमने ये 2 कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है।